सुप्रभात बच्चों। हम पेड़ के जीवन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पेड़ के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने आधा ही पढ़ा था। आज हम पेड़ के जीवन के बारे में और जानेंगे। अब तो तुम समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। यानी पहले ये बताया गया था जो प्रकाश होता है वो जीवन का मूल मंत्र होता है। हम जो भोजन करते हैं उसमें भी प्रकाश होता है, पशु भोजन करते हैं उसमें भी प्रकाश होता है, और पेड़ पौधे जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसमें भी प्रकाश होता है। तो अपने जीवन का जो मूल मंत्र होता है वो प्रकाश होता है। सूर्य किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। यानी कि सूर्य की किरण का पारस स्पर्श पाकर ही, सूर्य की किरण की ममता पाकर ही पेड़ है वो फलता फूलता है। गाछ वृक्ष के रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध है। यानी कि वृक्ष पेड़ पौधे होते हैं, उनका एक एक जो रेशा होता है, नली होती है छोटी छोटी, तो ये एक एक रेशा होता है। उस रेशे में सूरज की जो किरणें हैं वो बंधी हुई हैं। ईंधन को जलाने पर प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है। जब ईंधन को जलाते हैं तब प्रकाश बाहर प्रकट होता है। वह सूर्य का ही ऊर्जा है, वह सूर्य की ऊर्जा ही होती है। जो प्रकाश बाहर निकलता है, हम लकड़ियाँ जलाते हैं, जो ताप जो होता है वो निकलता है, प्रकाश निकलता है, वो सूर्य की ऊर्जा ही बाहर निकलती है। गाछ वृक्ष व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। गाछ वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे, वो समस्त हरियाली समस्त हरियाली जो प्रकाश पाने का ही एक जाल है। पशु डांगर यानी कि पशु गाय भैंसे पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधे होते हैं, गाय भैंसे होती हैं या मनुष्य होते हैं, वो सब क्या है, प्रकाश पाकर ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अपने जीवन का गुजारा करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रकाश करता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो प्रकाश समाहित होता है, समाया हुआ होता है, वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में, यानी कि पेड़ पौधों में जो प्रकाश समाया होता है वो उसी तरह क्या है, जब पशु पक्षी होते हैं वो उनको खाते हैं तो उनके अंदर भी वो प्रकाश है, वो उनके शरीर में ऐसे ही समा जाता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते, और अगर हम अनाज और सब्जी नहीं खाएंगे तो हम भी बच नहीं सकते हैं। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित हैं, और हम भी क्या है, मनुष्य जो है वो भी प्रकाश की, वो भी जो सूर्य का प्रकाश है वो खाकर ही, उसकी खुराक लेकर ही जिंदा। जो हम भोजन करते हैं उसमें जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा ही होती है। कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाता है। कुछ पेड़ होते हैं वो 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। जैसे फसल उगाते हैं, फसल 1 साल तक जीवित रहती है फिर मर जाती है। लेकिन जो भी होता है, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु हो, मरने से पहले वो अपनी संतान छोड़ने के लिए बेचैन रहते हैं। जब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। यानी कि जो ऐसे ही क्या है, पेड़ पौधे होते हैं वो भी संतान छोड़ जाने के लिए तैयार रहते हैं। बीज ही गाछ वृक्ष की संतान, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी संतान बीज ही होती है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। और बीज होता है वही क्या है, फूलों की पंखुड़ियों से घिरा हुआ अपना एक छोटा सा घर तैयार करता है। नहीं, जो बीज फूल होता है वही क्या है, बीज का एक घर होता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है। यानी कि जब पेड़ होता है वो फूलों से आच्छादित यानी ढक जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे फूल आ जाते हैं, पेड़ फूलों से ढक जाता है तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे फूलों के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो, और ऐसा लगता है जैसे वो फूलों के बहाने पेड़ जो है वो हंस रहा है। फूल की तरह सुंदर चीज़ और क्या है, और फूल के जैसी सुंदर चीज़ और क्या हो सकती है। जरा सोचो तो गाछ वृक्ष मटमेली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण
करते हैं। सोच कर देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मटमेली यानी गंदी मिट्टी होती है। हम पानी डालते हैं मिट्टी तो कीचड़ बन जाता है, वो तो मटमेली होती है, मिट्टी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे अपना आहार ग्रहण करती हैं। लेकिन फिर भी देखो, जब उनके फूल निकलते हैं तो कितनी सुगंध आती है उनमें और कितने सुंदर सुंदर उनके फूल निकलते हैं। फिर इस अप्रूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, इससे इतने सुंदर फूल कैसे खिल जाते हैं। ये सोचने वाली बात होती है कि इतनी विषैली वायु ग्रहण करते हैं और मटमेले जो मैली मिट्टी होती है उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी इतने सुंदर फूल कैसे खिल जाते हैं। कथा सुनी होगी स्पर्श मणि या पारस पत्थर की, जिससे पारस के से लोहा सोना हो जाता है। यानी कि स्पर्श मणि एक पारस पत्थर होता है जिसको मणि बोलते हैं, जिसको अगर कोई छू ले, अगर स्पर्श मणि लोहा छू ले, अगर उसे लोहे के हम लगा देते हैं तो वो लोहा होता है, वो सोना बन जाता है। वैसे ही क्या है, मेरे ख्याल से माँ की ममता ही वह मणि है। और लेखक कह रहे हैं जो माँ, मेरे हिसाब से जो माँ की ममता होती है वही क्या है, ये मणि होती है। यानी माँ की ममता ऐसी होती है, बच्चे को अगर माँ की ममता मिल जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उससे अच्छी बात और उस बच्चे के लिए कुछ नहीं होती। संतान पर स्नेह निछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। और जैसे ही क्या है, पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी संतान यानी फूलों पे अपना स्नेह, अपना प्यार न्योछावर कर देते हैं, तो फूल होते हैं वो खिल जाते हैं। ममता का परस पाते ही मानो माटी व अंगारक के फूल बन जाते हैं। और पेड़ की जो ममता है, पेड़ का जो प्यार पाते हैं, तो पेड़ का प्यार पाने से क्या, वो जो मटमेली मिट्टी होती है और जो अंगारक विषाक्त वायु होती है, उसी के क्या है, सुंदर फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखने का हमें कितनी खुशी होगी। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते हैं। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर गाछ बिरछ भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। जिस प्रकार हमारे क्या कोई खुशी का मौका होता है, कोई उत्सव मनाते हैं, तो हम अपने परिजन होते हैं, अपने परिचित होते हैं, उनको हम अपने घर पे बुलाते हैं। वैसे ही क्या है, गाछ बिरछ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनके भी ऊपर भी जब फूल खिल जाते हैं तो ये भी इनके भाई बंधु होते हैं, इनके सगे संबंधी होते हैं, उनको यह बुलाते हैं। स्नेह रिक्त वाणी से पुकारते हैं, प्यार भरी आवाज़ से पुकारते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, तुम कहाँ हो मेरे भाई, मेरे बांधव, मेरे भाई, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। और पेड़ पौधे उन्हें कहते हैं कि अगर तुम रास्ता भटक जाओ, तुम्हें रास्ता नहीं मिले, तो मैंने अपने ऊपर रंग बिरंगे फूल लगा रखे हैं, फूलों को देखते ही तुम उन्हें पहचान कर अपने घर आ जाओ। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ बिरछ भी बीरज की चीरकाल से घनिष्ठता, यानी तितली होती है, मधुमक्खी होती है, इनके साथ जो वृक्ष होता है उसकी बहुत पुराने समय से घनिष्ठ मित्रता है। ये दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते, पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने के खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं, यानी फूलों के अंदर जो फूलों का रस होता है उससे ही क्या है, शहद बनता है, और उस फूलों के रस को मधुमक्खी और तितली बहुत ही चाव से खाती हैं। मधुमक्खी आगमन से बीरज का भी उपकार होता है, तो लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। और मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पे जब बैठती है तो वो परागकण एक फूल से दूसरे फूल पे चले जाते हैं, और इसी से क्या है, परागकण के बिना बीज नहीं बन पाते, और इन्हीं परागकणों से बीज बनते हैं। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर बीरज बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर
सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे, यानी पत्ते थे वो हवा के आगे खेलते थे, जब हवा के साथ खेलते थे जब पेड़ जवान था। लेकिन धीरे धीरे पेड़ बूढ़ा हो गया तो वो हवा को भी सहन नहीं कर पाता है। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट जाती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सही जमीन पर गिर पड़ता है। इसी तरह संतान के लिए अपना जीवन निछावर करके बीरज समाप्त हो जाता है। इंसानों का जीवन भी ऐसे ही होता है। सभी क्या है, अपनी संतान छोड़ने के लिए व्यग्र रहते हैं। इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। धन्यवाद।